हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में, जो आपका 9, 10, 11, 12 एवं जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, रेलवे में पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें बताया जाएगा जो आपको क्वेश्चन बने ना। तो देखिए, आज का मेरा मुद्दा होगा यानी कि त्रिभुज। क्या होगा? त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल कहते हैं। त्रि माने होता है तीन। त्रि माने क्या होता है? ये बना हुआ है त्रिभुज त्रि और भुज से। त्रि और प्लस भुज से। क्या? त्रि और भुज से। त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है, भुज का अर्थ होता है भुजी होता है। क्या होता है? भुज का अर्थ भुजी होता है या रेखा होता है। क्या होता है? भुज या रेखा होता है। यानी कि तीन रेखाओं से जो आकृति बनी होती है, तीन रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अभी हमसे परिभाषा अगर पूछ दिया जाए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो झट से जवाब होगा वैसी आकृति, वैसी आकृति जो तीन, वैसी बंद आकृति ना, वैसी बंद वैसी आकृति, वैसी बंद आकृति, बंद आकृति जो तीन रेखाओं से घिरी हुई होती है। वैसी आकृति जो तीन रेखाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, इसमें एक और ये आप कहिएगा कि ये त्रिभुज है, तो कहिएगा कि सर जी भी ये तो त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि रेखा तो तीन है, 1, 2, 3 है, लेकिन बंद नहीं है। बंद कब होगा? तो देखिए यहाँ पर बंद करिए, अब ये त्रिभुज कहलाने योग्य हो गया। यानी कि इसको ए नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, इसको सी। अगर इसमें हम भुजा की बात करें कि भुजा कौन कौन सी है, तो देखिए, अगर भुजा आपसे पूछा जाए कि भुजा कौन है, तो आप झट से कहिएगा कि ए और बी जैसे भुजा है ना। और आपसे पूछा जाए कि बी और सी भी एक भुजा है, और ए और सी भी क्या है? एक भुजा है। आपसे अगर कोण पूछ दिया जाए, कोण, तो क्या बोलिएगा? तो आपको कोण के बारे में परिभाषा बताया गया है कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो कोण का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, एक ए भुजा है, एक ए भुजा, यानी कि दो रेखाएं है ना, एक बिंदु पर मिल रही है यहाँ पर, तो क्या बना रही है? कोण बनाती है। तो इस तरह से ये क्या बना रही है? कोण बना रही है। तो आप कह सकते हैं कि बी ए सी एक कोण है। इसको कोण ए भी आप कह सकते हैं। आप देखिए तो ए सी बी एक कोण है, इसको आप सी कोण भी कह सकते हैं। फिर सी बी ए कोण बी का निर्माण करे। इस तरह से आपको भुजा और कोण हो गया। अगर आपसे इसी में अगर शीर्ष पूछे, शीर्ष ना, शीर्ष का हिंदी टॉप, अंग्रेजी टॉप होता है जी। यानी कि शीर्ष यानी कि नुकीला भाग, तो नुकीले भाग ए है, यानी कि शीर्ष ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ। और इसमें त्रिभुज में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा बताइए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है ना, त्रिभुज का अंतःकोणों का योग
योग 180 डिग्री होता है। आपसे अगर पूछेगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का माप कितना होता है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अब 180 क्यों होता है, 200 नहीं क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? ये आपको क्लास 9 में बताया गया है, प्रूफ किया गया है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिभुज के बाह्य कोण ना, त्रिभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो त्रिभुज का बाह्य कोणों का योग आपको 360 होगा जी, 360 होता है। यहाँ पर एक बात और जानने की जरूरत है कि आपको ये त्रिभुज दिया तब न कह रहे हैं जी कि 180 होगा, लेकिन आपसे चतुर्भुज पूछ दे तो देखिए एक आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है या छठभुज है या सतभुज है, किसी भी भुजा का अंतः कोणों का योग निकालना होगा। एक फॉर्मूला आपको बता दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं ना। 180 इंटू n-2 कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। जैसे मैं आपसे चतुर्भुज के पूछ दिया, ये n जो है से कि आपको कोण की संख्या, भुजा की संख्या लिख रहा है, n के जगह पर क्या लिखना है, भुजा की संख्या लिखना है। क्या लिखना है जी, भुजा की संख्या। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि चतुर्भुज में कितना होगा, तो चतुर्भुज में हाँ तो 180 और चतुर्भुज यानी कि 4 यहाँ पर लिखिएगा और -2। अब काम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपका कहिएगा कि 180 और गुना में 4 में से 2 गया 2 और 2 से गुना कीजिएगा 360, यानी कि चतुर्भुज में अंतः कोणों का माप कितना होता है, 360 होता है। तो कहिएगा नहीं सर जी, आप तो बता दिए कि अंतः कोणों का निकालने के लिए किसी में जैसे ये फार्मूला है, लेकिन बता दीजिए ये भी कि बाह्य कोणों का जैसे कितना जैसे कैसे उसका फार्मूला होता है। तब बाह्य कोणों को भी याद रखिए। बाह्य कोण आपसे पूछा जाए ना, चाहे त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या छठभुज हो, तो सीधा सीधा इसका जवाब होगा 360। कितना, 360 होगा ना। यानी कि बाह्य कोण का अगर आपको चतुर्भुज में बोले कि चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो 360 बोलिएगा। त्रिभुज में बोलेगा तो 360 बोलिएगा। पंचभुज में बोलेगा तो 360 बोलिएगा। छठभुज में बोलेगा तो फिर 360 बोलिएगा। यानी कि सभी बहुभुज भुजाओं में बाह्य कोणों का योग 360 होता है। चलिए और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखा गया, इस तरह से इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रूफ कर देते हैं ना कि 360 ही क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर ये रेखा यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा तो क्या डिग्री होगा, 180। ये पूरा ही रेखा लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 180। अगर ये रेखा आप लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180। अगर ये आप रेखा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, 180। तो कितना ये रेखा है, 3 रेखा है, तो 18 के 18 38 आए 54 की 540 डिग्री आपको कुल टोटल हुआ। लेकिन बताइए कि ई वाला इसमें से, ई पूरा में से ई वाला हटा लिए, ई वाला हटा लिए, ई वाला हटा लिए, यानी कि कुल टोटल कितना हटा लिए हम, 180 निकाल लिए। तो यही न बचेगा जी। यानी कि 500 में से 100 जैसे 80 जाएगा तो आपको बचेगा कितना, 360। तो देखें त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप कितना हो गया, 360 है। तो कहिए त्रिभुजों में न बता दिए सर जी, चतुर्भुजों में बताइए, तो उसको भी देखिए ना, आपको सारी चीजें बताया जाएगा ना, कोई चीज रटना नहीं है, हमारे पास यही सुविधा है। देखिए ये कितना होता है जी, 90। तो ये भी तो कितना हो जाएगा, 90 ना, ये कितना हो जाएगा, 90। ये कितना हो जाएगा, 90। ये कितना हो जाएगा, 90। तो देखिए तो 90 90 90 90 कितना हो गया, 360 होगा। तो देखिए चतुर्भुज में भी कितना होता है, 360 है। पंचभुज में भी निकाल के देख लीजिएगा आप, जैसे यहाँ पर बताएं। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ नई नई चीजें हम लोग सीखते हैं। देखिए एक बात और हम लोग जान लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछा करता है। जैसे मैं आपको कह देगा कि समरूप
कौन है ना, समरूप कौन है। देखिए समरूप का चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से। और आपसे पूछा सर्वागसमता, क्या पूछेगा, सर्वागसमता। सर्वसंगता का चिन्ह इस तरह से होता है। ये अक्सर 2 पॉइंट है जिसे परीक्षा में पूछता है। देखिए समरूप में ही जैसे इसका परिभाषा छुपा हुआ है, जैसे सम मने होता है सम मने बराबर, और रूप मने रूप, यानी कि वैसी आकृति वैसी आकृति जिसका आकार समान हो पर माप नहीं, वैसे माप नहीं, वैसे आकृति को क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। कैसे, तो देखिए कह रहा कि वैसे आकृति जिसका आकार तो सामान्य हो लेकिन माप नहीं, यानी कि लंबाई जैसे और चौड़ाई जो और मोटाई वो एक समान नहीं होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए एक चतुर्भुज है जी, ये भी एक क्या है, चतुर्भुज है, ये भी एक क्या है जी, चतुर्भुज ही है ना। ये सब क्या है, एक चतुर्भुज है। तो कहे सर ये आयत है, ये वर्ग बना दिए ना, तो ये सब आयते में आता है, अथी चतुर्भुजे में आता है ना। आपको वर्ग या आयत या समानांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज, ये जैसे सभी जैसे आयते में चतुर्भुजे में आता है। तो ये सब तो क्या है, एक ही जाति ना है जी, यानी कि एक ही जाति बोले तो चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज क्या है, सब चतुर्भुज न है। लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई अगर बात कीजिएगा तो एक समान नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई से तो हमको मतलब नहीं है, इसका केवल आकार जैसे समान होना चाहिए, यानी कि चतुर्भुज है ना। आपसे बोलेगा कि सभी त्रिभुज जैसे सर्वांगसम है या समरूप है, तो सभी त्रिभुज ना, तो देखिए तो ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज ही है, ये भी एक क्या है, त्रिभुज ही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही जाति है। जैसे त्रिभुज की बात किए तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो है ना, हमको जाति से मतलब है, यानी कि त्रिभुज तो है ना जी। लंबाई से हमको मतलब नहीं है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना होगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है कि नहीं है। अगर ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो आप कह दीजिए कि ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो आप समझ गए होंगे कि समरूप किसे कहते हैं ना, जिसका केवल रूप समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब नहीं रखता हो, उसे समरूप कहते हैं। अब चलते हैं सर्वसमता की ओर ना। देखिए सर्वसंगता में क्या होता है, तो इसमें परिभाषा होता है कि वैसी आकृति जिसका आकार एवं माप, क्या माप दोनों ही समान होना चाहिए। इसमें क्या है जी कि इसमें तो आपको त्रिभुज तो होना ही चाहिए, लेकिन जितना लंबाई त्रिभुज का है उतना ही लंबाई अगला त्रिभुज का भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पर रख दें तो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। जैसे में ये देखिए एक त्रिभुज है जी, एक त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है।
जब इस त्रिभुज को उठा के इस पे अगर रखे और पूरी तरह से ये ढक ले, तब क्या कहलाता है? सर्वांग समता। क्या कहलाता है? सर्वांग समता। कब कहलाता है? जब एक आकृति को उठा के दूसरे आकृति पर रख दिया जाए और पूरी तरह से उसको ढक ले, तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। कहने का मतलब कि ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज होगा तभी न ढकेगा जी, ये जितना लंबाई हो इतना लंबाई रहेगा, ये तभी नहीं ढकेगा जी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जैसे कि एक ले लेते हैं आया, तो एक ले लेते हैं वर्ग, तो ये सर्वांग समता है? कहिएगा कि नहीं। कहे जब इसको उठा के इस पे रखिएगा तो इसका मुंह उधर फेंक देगा, इसका मुंह इधर फेंक देगा, तो ये होगा जी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसको ढक नहीं पाया। जो ढक नहीं पाता है उसे सर्वांग समता नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे, समरूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, लेकिन जैसे कि इसका लंबाई बराबर नहीं है। चलिए थोड़ा सा और डीपली जानते हैं त्रिभुज के बारे में, आपको मजा आ रहा होगा ना। देखिए त्रिभुज आपको कई प्रकार के होता है, जैसे भुजा के आधार पे 3 होता है और कोण के आधार पर भी 3 होता है। तो जान लेते हैं त्रिभुज का प्रकार। क्या जानेंगे? त्रिभुज का प्रकार। तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे ना। एक भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे ना। भुजा के आधार पे कौन कौन होता है जी? तो भुजा के आधार पे आपको समबाहु, क्या होता है? समबाहु। दूसरा विषम बाहु और तीसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु। हाँ, इस तरह से आपको होते हैं। अब कोण के आधार पे तो इसमें होता है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह से होता है। समकोण कैसा होता है जी? तो देख लीजिए, इसका परिभाषा लिखाने से अच्छा है कि आपको ऐसा ही बता दिया जाए ना। देखिए थोड़ा सा हम काला दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसको ऐसा ही परिभाषा बता दिया जा रहा है। समबाहु, समबाहु कहने मतलब सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। इसमें क्या होता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। इसमें समद्विबाहु में तो इसमें 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो। समबाहु में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विषम बाहु में क्या होता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। और समद्विबाहु में क्या होता है कि 2 भुजाएं बराबर होता है। अब न्यून कोण में जानते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से कम होता हो ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण या सभी कोणे 90 डिग्री से कम होता हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना हो? ये क्या होना चाहिए? ये 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए ना।
90 से कम होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। समकोण से एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण जैसे 90 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 90 से क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक टॉपिक और समझ लेते हैं, इसके बाद त्रिभुज को खत्म कर देंगे और आप किसी भी चैप्टर चाहे 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या जनरल कंपटीशन का कोई भी एसएससी रेलवे का हो, क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। नहीं बनेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगर कोई त्रिभुज के दो भुजाओं से एक तीसरे भुजा के समांतर एक रेखा को गुजारा जाता है तो क्या होता है, देख लीजिए। इस तरह से कोई त्रिभुज है, ये ए मान लीजिए, ये इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। त्रिभुज के दो भुजाएं, कितना भुजा बोले थे, त्रिभुज के दो भुजाएं, यहां पर परिभाषा लिख देते हैं। जब त्रिभुज के ना लिख देते हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है कि जब त्रिभुज के दो भुजाओं पर एक रेखा तीसरा भुजा के समानांतर गुजारा जाए तो, हाँ देखिए एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर दो भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इस पे एक तीसरा जैसे रेखा खींचा जाता है और तीसरी भुजा की इसके समानांतर देखिए खींचा जाता है तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए ए बी यानी कि ए बी बटा में डी बी होता है, डी बी होता है बराबर ए सी बटा में ई सी होता है। और क्या होता है दूसरा कंडीशन, तो डी बी बटा में ए बी होता है, ए ई बटा में ए सी होता है। देख लीजिए फिर क्या होता है कि ए डी बटा में बी डी होता है, ए ई बटा में ई सी होता है। देख लीजिए सेम कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा था कि त्रिभुज के दो भुजाओं पर जैसे एक रेखा जा रहा था तीसरे भुजा के समांतर, लेकिन यहाँ पर गुजारा जाएगा लेकिन मध्य में, यानी कि यहाँ से यहाँ इनके बीच में जैसे यहाँ पर जैसे एक रेखा गुजारा जाएगा, तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कारण कि जब त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य से, देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य से ना, ये मध्य से यानी कि बीचों बीच से तीसरा भुजा के समांतर, ये तीसरा भुजा के समानांतर गुजारा जाए तो खींची गई रेखा, ये खींचा हुआ रेखा आधा होता है किसका, इसका, ये जो रेखा ये रेखा इसका ये आधा होता है। कब, जब ये दो भुजाओं के मध्य में ये रेखा खींचा जाता है तब। और क्या क्या कंडीशन फॉलो करता है, तो ये जितना फॉलो किया ये भी उतना ही फॉलो करेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, तो इसका ये आधा होगा, इसका ये दुगना होगा, यानी कि ये 5 होगा तो ये 10 होगा, ये 20 होगा तो ये 10 होगा। इस तरह से आपका कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा फॉलो करेगा। और आपसे जैसे क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लिया जाता है, आपको ये 5 दे देगा, ये पूछ लेगा, तो आसानी से बता दीजिएगा। ये आपको 25 दे देगा, ये पूछ लेगा, इस तरह से पूछेगा। आपको ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला नहीं देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप इनका प्रयोग करके निकाल सकते हैं और हम निकालेंगे आगे, जैसे आने वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये थ्योरी क्लास था। चलिए आपको यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके एक छोटी सी कमेंट प्यारा सा कर दिए। थैंक यू देखने के लिए।